नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर दिया है। एक देश एक चुनाव, क्या यह भी महिला आरक्षण विधेयक की तरह है, जिसे पास करते वक्त सरकार महानता के सारे मंचों पर विराजमान होकर बैठ गई। To please do everything you can to support one nation, one poll in our country. लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर हम लोकसभा और सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करते भी है, तो इसकी क्या गारंटी है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करेगी? अगर बीच में ही किसी राज्य में या फिर सेंटर में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो क्या फिर पूरे देश में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग पूरे देश में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा? अगर रिमेनिंग टेन्योर के लिए इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यू ही पूरी तरह खतरे में होगी। और अगर जिस राज्य में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, सिर्फ उसी राज्य में फिर से इलेक्शंस किए गए, तो वन नेशन वन इलेक्शंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर हम पूरे इंडिया में सेंटर और स्टेट में एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करते भी है, तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 इन 5 आर्टिकल्स में और भारत के पूरे इलेक्शंस की जड़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करनी होगी, और वो भी बिना इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म किए। नमस्कार, मैं मोहित, और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कितना फेयर है। 1947 को हमें ब्रिटिशों से आजादी मिली, जो लोकतंत्र के जीत का एक बहुत बड़ा पर्व था। आजादी मिलने के 3 साल बाद 1950s में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, जो हमारे देश का एक सुप्रीम लॉ है। इस दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर आखिर किस तरह वर्क करेगा, ये पूरी तरह तय करता है हमारा संविधान। और इसी संविधान में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, और इसी इलेक्शन के फ्रेमवर्क को हमने डिटेल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन किया है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट अभी पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 1951 में जब पहली बार भारत में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे, तो लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ लड़े गए थे, जो बाद में 1957, 1962 और 1967 तक एक साथ लड़े गए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट आगे चल ही नहीं पाया। जुलाई 1959 की बात है, जब केरला के गवर्नमेंट को जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 356 के अंडर बर्खास्त किया था। फरवरी 1960 में केरला में फिर से इलेक्शंस किए गए, लेकिन तब सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला की इलेक्शंस में सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो चुका था, और बाकी राज्यों में सिंक्रोनाइजेशन था, वो भी सिर्फ कांग्रेस के गवर्नमेंट की वजह से। 1967 में तो ऐसी सिचुएशन थी कि कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास और केरला, इन सभी राज्यों में हार मिली, और वहां पे अलग से इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस होने लगे। 1975 से लेकर 1977 तक पूरे देश में इमरजेंसी लागू होने की वजह से इलेक्शंस पूरी तरह बंद थे। लेकिन बाद में 1980s के बाद एक नया दौर शुरू हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट का, जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार बनाने लगे, जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया। दोस्तों, पुराने इलेक्शन के कंपैरिजन में आज के भारत के इलेक्शंस पूरी तरह बदल चुके हैं। अभी 2024 का ही इलेक्शन अगर हम कंसिडर करें, तो इस साल एस्टिमेटेड 1.4 बिलियन लोगों में से 950 मिलियन लोग अपना वोट डालने के लिए एलिजिबल थे, जिनमें से 642 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला और सेंटर में एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। इस मैसिव इलेक्टोरल एक्सरसाइज की वजह से इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई। इसके अलावा 2024 के पूरे इलेक्शंस का खर्चा था 1.35 लाख करोड़, जो अप्रोक्सीमेटली $16 बिलियन होता है। कंपैरिजन के लिए यूएस में 2020 में कंडक्ट किए गए इलेक्शन का खर्चा था 1.2 लाख करोड़, यानी इंडिया का इलेक्शन इस दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था, 2024 के इलेक्शन में टोटल 642 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला है, यानी ऑन एन एवरेज पॉलिटिकल पार्टीज को एक वोटर के लिए 1400 रुपए खर्च करने पड़े, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि इतना सारा पैसा खर्च कहां पे होता है? तो दोस्तों, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है,
वो अपने कैंपेन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, जिसमें पब्लिक रैलीज और मीटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन, प्रिंटेड मटेरियल, कई तरह के सर्वे, फीडबैक और टेलीविजन या फिर रेडियो पे दी जाने वाली एडवर्टाइजमेंट शामिल होती है। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक बहुत तगड़े एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही हर पॉलिटिकल पार्टीज वोटर का अटेंशन अपनी तरफ खींचने में लगा होता है। अब दोस्तों इमेजिन करो, वन नेशन वन इलेक्शन कैंपेन के अंडर अगर पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो पूरा का पूरा वोटर टर्नआउट किसके तरफ झुकने के ज्यादा चांसेस है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि उनके कैंपेनिंग की पकड़ पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा तगड़ी होगी एज कंपेयर टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वोटर स्टेट इलेक्शंस में भी नेशनल इश्यूज को कंसीडर करके वोटिंग करें। ऐसे में रीजनल इश्यूज कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह सकते हैं। IDFC इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भारत का ही इंस्टीट्यूट है जो भारत के डेवलपमेंट के लिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च और अपने पॉलिसी रिकमेंडेशंस के लिए जाना जाता है। 2015 में IDFC इंस्टीट्यूट एक रिसर्च पब्लिश करता है जिसके अकॉर्डिंग अगर भारत में एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो सेम पॉलिटिकल पार्टी जीतने के 77% चांसेस है, और अगर सेंटर और स्टेट इलेक्शंस में 6 महीने का गैप रहा तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतने के 61% चांसेस है। तो आप इमेजिन कर सकते हो साइमल्टेनियस इलेक्शंस में रीजनल इश्यूज को किस तरह ओवरशैडो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। भारत का हॉलमार्क साइन है उसका फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पे हर राज्य का कल्चर, भाषा, रिलीजन और सोशल रीजनल इश्यूज भी अलग अलग है, जहां पे हर राज्य की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और उसी आइडेंटिटी को संभाल के रखना ही डेमोक्रेसी की असली पहचान है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 5 अलग अलग आर्टिकल्स को मेंशन किया है जो लोकसभा और विधानसभा के टेन्योर को अलग अलग मेंशन करता है। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट अगर हम इंडिया में लाते हैं तो इंडिया के कोर फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके उसे इंप्लीमेंट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप के अंडर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट, पब्लिक और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू अपना एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसे बनाने के लिए 191 दिनों का समय लगा, जो लगभग 18,626 पेजेस का टोटल 21 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है, जिसे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट किया गया, जो कुछ कंडीशंस के साथ वन नेशन वन इलेक्शंस को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है तो उसका हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है। इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज 4 से 6 स्टेट्स असेंबलीज के इलेक्शन और 100 के आसपास म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत राज के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। यानी साल भर पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में तो इलेक्शंस चलते ही रहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, 2024 के इलेक्शंस में हमें टोटल 1.35 लाख करोड़ का खर्चा आया था। तो ऐसे पूरे साल भर बाकी इलेक्शंस के भी छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं। तो अगर एक साथ पूरे देश में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए तो इलेक्शन में खर्च होने वाले इन पैसों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि एक ही टोल बूथ में काम हो जाएगा। सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगेंगे, उन्हें बार बार फिर से हर साल अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सभी इलेक्शन अगर एक निर्धारित समय में पूरे होते हैं तो लोगों ने इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट को एक 5 साल का स्टेबल स्पैन मिलेगा, जिसमें वो पॉलिटिकल वारफेयर में इन्वॉल्व होने के बजाय इफिशिएंटली लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से ओवरऑल वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप ही सोच के देखो, आज के डेट में एक वोटर को स्टेट इलेक्शन में अलग से वोट करने जाना पड़ता है, नेशनल इलेक्शन में अलग से वोट करने जाना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में अलग से वोटिंग करनी पड़ती है और पंचायत के इलेक्शन के लिए गांव में अलग से वोटिंग करने जाना पड़ता है। तो जरा सोच के देखो, अगर ये पूरा वोटिंग का प्रोसीजर एक ही समय हम पूरा कर पाए तो वोटर टर्नआउट कितना ज्यादा होगा, जो अल्टीमेटली एक इफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करेगा। 2024 में 950 मिलियन लोगों में से 642 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला था, यानी टोटल वोटिंग 65.79% था। अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है तो ये वोटिंग डेफिनेटली 90% को क्रॉस करेगा, जो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ही इलेक्ट करेगा। अब दोस्तों यहां तक तो हमने वन नेशन वन इलेक्शन के पॉसिबल पॉजिटिव और निगेटिव डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब हमें मिलना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बीच में ही कोलैप्स हो जाए, या फिर जिन गवर्नमेंट को हमने 5 साल के स्पैन के लिए इलेक्ट किया है
वो ही लोगों के लिए अकाउंटेबल ना रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।